नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस महागाथा की जिसमें यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतें सदियों तक भारत के आकर्षक व्यापार पर कब्जे के लिए एक दूसरे से टकराती रहीं। ये एक ऐसी जंग थी जिसने एक पूरे उपमहाद्वीप का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भारत में ऐसा भी क्या था कि पूरा यूरोप अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था। आइए समझते हैं कि इस दीवानगी की असली वजह क्या थी। जरा सोच कर देखिए, भारत एक ऐसे खजाने जैसा था जहां मसालों की खुशबू हवा में घुली रहती थी, जहां का रेशम किसी भी यूरोपीय बाजार में सोने के भाव बिकता था और जहां के बेशकीमती पत्थर किसी भी राजा के ताज की शान बन सकते थे। यूरोप में इन चीजों की मांग बहुत ज्यादा थी, लेकिन दिक्कत यह थी कि इन तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जो जमीनी रास्ते थे उन पर अरब और ऑटोमन साम्राज्यों का कब्जा था और वो इसकी मनमानी कीमत वसूलते थे। तो अब रास्ता सिर्फ एक ही बचा था, एक सीधा समुद्री रास्ता खोजना। एक ऐसा रास्ता जो इन सारे बिचौलियों को बीच से हटा दे और व्यापार सीधे खजाने के मालिक से हो सके। और बस यही वो एक धुन थी जिसने यूरोपीय खोजकर्ताओं को समंदर की खतरनाक लहरों से लड़ने के लिए भेज दिया। और इस रेस में जो सबसे पहले कूदा वो था पुर्तगाल, एक छोटा सा देश, लेकिन उसकी समुद्री महत्वाकांक्षाएं आसमान छू रही थीं। वो इस खेल में उतरने वाली पहली यूरोपीय ताकत थी और उन्होंने आते ही खेल के नियम हमेशा के लिए बदल डाले। यहां जरा इनकी रफ्तार देखिए। 1498 में वास्को डी गामा का कालीकट पहुंचना सिर्फ एक खोज नहीं थी, समझिए ये एक नए युग का दरवाजा खुल गया था। और इसके सिर्फ 7 साल बाद उन्होंने अपना गवर्नर भी नियुक्त कर दिया और 1510 आते आते तो गोवा पर कब्जा करके एक ऐसा मजबूत नेवल बेस बना लिया जो उनके साम्राज्य की नींव का पत्थर बना। तो उनका मकसद एकदम साफ था और कहना पड़ेगा बहुत हिम्मत वाला था। उन्हें सिर्फ व्यापार नहीं करना था, उन्हें पूरे समंदर पर कब्जा करना था। ये एक ऐसी रणनीति थी जिसने उनके साम्राज्य की पहचान बनाई। उनके पहले गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने एक बात कही थी जो उनकी पूरी सोच को निचोड़ कर रख देती है। मतलब साफ था, जमीन पर किले बनाने से कुछ नहीं होगा, असली ताकत समंदर में है। और इसी सोच को नाम दिया गया ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी असल में थी क्या? इसका सीधा सा मतलब था समंदर के राजा बन जाओ, अपनी ताकतवर नेवी का इस्तेमाल करो, सारे जरूरी व्यापारिक रास्तों पर कब्जा कर लो और एक परमिट सिस्टम चलाओ। जिसके पास परमिट नहीं उसका जहाज या तो लूट लो या डुबो दो, सीधा हिसाब। और यही उनकी शुरुआती कामयाबी का सबसे बड़ा राज था। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, कोई भी बादशाहत हमेशा नहीं रहती। पुर्तगालियों का ये एक छत्र राज भी ज्यादा दिन नहीं चलने वाला था, क्योंकि अब मैदान में एक बिल्कुल ही नई तरह की ताकत उतर रही थी, जो किसी राजा के हुक्म से नहीं बल्कि मुनाफे की भूख से चलती थी। हाँ, तो ये जो नए खिलाड़ी आए, ये कोई राजा महाराजा नहीं थे, ये कुछ बिल्कुल अलग था। ये थी जॉइंट स्टॉक कंपनियां। ये एक तरह का इनकलाब था जिसने, कह सकते हैं, पूरे खेल को ही बदल दिया। अब जंग शाही फरमानों से नहीं बल्कि मुनाफे के लिए लड़ी जानी थी। तो चलिए इन दोनों में फर्क समझते हैं। एक तरफ पुर्तगाल जिसे सीधा राजा चला रहा था और मकसद था बस एक, ट्रेड पर मोनोपोली। दूसरी तरफ थी ये डच और अंग्रेजी कंपनियां। ये प्राइवेट्स थीं और इनका भगवान एक ही था, शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट। और इनके तरीके भी अलग थे, व्यापार करो, समझौते करो और अगर जरूरत पड़े तो जंग भी करो। तो पुर्तगाल को टक्कर देने वाले दो बड़े नाम सामने आए। पहले थे डच अपनी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, जिसे वीओसी भी कहते हैं। भाई उस जमाने की सबसे अमीर, सबसे ताकतवर कंपनी थी ये। और दूसरे थे अंग्रेज अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, जिन्होंने काफी छोटे लेवल पर एक ट्रेडर के तौर पर शुरुआत की थी। अब देखिए, शुरू में तो डच और अंग्रेजों में भी खूब ठने, लेकिन डचों को ना जल्दी ही एक बात समझ आ गई। उन्हें लगा कि असली माल, असली मुनाफा तो इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों में है। तो उन्होंने अपना सारा फोकस वहीं शिफ्ट कर दिया। और मजे की बात देखिए, उनके इस एक फैसले ने अनजाने में ही सही अंग्रेजों के लिए भारत का मैदान लगभग खाली कर दिया। और बस अब स्टेज सेट था फाइनल शोडाउन के लिए। एक कोने में इंग्लैंड और दूसरे में फ्रांस। यूरोप के दो सबसे बड़े दुश्मन अब भारत की जमीन पर आमने सामने थे। अब आगे की कहानी समझने के लिए ना इन दोनों कंपनियों का डीएनए समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अंग्रेजी कंपनी एक प्राइवेट बिजनेस थी, उसका मकसद था पैसा कमाना और वो अपने शेयर होल्डर्स को जवाब देती थी। वहीं दूसरी तरफ फ्रांसीसी कंपनी, वो तो एक तरह से सरकार का ही एक डिपार्टमेंट थी। उसका असली काम था फ्रांस के राजा की ताकत और शान बढ़ाना।
और यही छोटा सा फर्क आखिर में बहुत बड़ा साबित हुआ। तो जो दुश्मनी की आग यूरोप में सुलग रही थी, उसकी लपटें अब भारत तक पहुंच गईं। और ये अब सिर्फ दो कंपनियों की लड़ाई नहीं रह गई थी। नहीं, ये तो दो साम्राज्यों के बीच की जंग बन गई, जो भारत की जमीन पर लड़ी जा रही थी। इतिहास में इन लड़ाइयों को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 कर्नाटक युद्ध हुए। और ये कोई छोटी मोटी लड़ाइयां नहीं थी, ये दशकों तक चला एक लंबा खूनी संघर्ष था, जिसने ये तय कर दिया कि भारत पर कौन सी यूरोपियन ताकत राज करेगी। और फिर 1760 में वांडीवाश की लड़ाई में वो हुआ जिसने सब कुछ तय कर दिया। इस एक लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को ऐसी मात दी कि भारत में एक साम्राज्य बनाने का उनका सपना हमेशा के लिए चकनाचूर हो गया। अब खेल खत्म हो चुका था, विजेता का नाम साफ था। तो ये तो साफ हो गया कि अंग्रेज जीत गए, लेकिन असली सवाल तो ये है कि कैसे? आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि पुर्तगाल, डच और यहां तक कि फ्रांस जैसी ताकत भी उनके सामने टिक नहीं पाई? चलिए उनकी जीत का ये फॉर्मूला डीकोड करते हैं। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, अंग्रेजों ने ऐसा क्या सही किया जो बाकी सबने गलत किया? उनके पास ऐसी कौन सी ताकत थी जो पुर्तगाल, डच और फ्रांसीसियों के पास नहीं थी? सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह थी कंपनी का स्ट्रक्चर। देखिए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। मतलब वो मौके पे फटाफट फैसले ले सकती थी। उन्हें हर छोटी बात के लिए 7 समंदर पार लंदन में बैठे लोगों से पूछने की जरूरत नहीं थी। दूसरी तरफ फ्रांसीसी कंपनी, वो तो पूरी तरह सरकारी थी। कोई भी फैसला लेना हो तो पहले अर्जी पेरिस जाएगी, वहां से जवाब आएगा, और इसमें हफ्ते महीने निकल जाते थे, और तब तक तो खेल ही खत्म हो जाता था। दूसरी वजह, नेवी यानी नौसेना। ब्रिटिश रॉयल नेवी उस समय दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी थी, इसमें कोई शक नहीं। तो वो 2 काम करती थी। एक, कंपनी के माल से भरे जहाजों को सुरक्षा देती थी, और दूसरा, जो सबसे जरूरी था, वो फ्रांस से भारत आ रही सप्लाई लाइन ही काट देती थी। सोचिए, फ्रांसीसी सेना भारत में अकेली लड़ रही है और उसे घर से कोई मदद ही नहीं पहुंच पा रही। और तीसरी और बहुत ही जरूरी वजह, अपने देश में मजबूती। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उसे इंग्लैंड के मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम का पूरा सपोर्ट था। दूसरी तरफ फ्रांस का खजाना खाली हो रहा था, देश पर भारी कर्जा था, और वो खुद एक बहुत बड़े राजनीतिक बवंडर यानी फ्रांसीसी क्रांति की तरफ बढ़ रहा था। तो जाहिर है, एक ऐसा देश जो खुद अंदर से हिल रहा हो, वो बाहर की जंग कैसे लड़ता? तो बस इस तरह भारत के लिए ये यूरोपीय महासंग्राम खत्म हुआ। अंग्रेज विजेता थे, लेकिन एक कंपनी के लिए ये जीत अंत नहीं थी। ये तो एक बिल्कुल नई और शायद ज्यादा खतरनाक कहानी की शुरुआत थी, क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि भारत पर कौन राज करेगा। अब सवाल ये था कि जब एक कंपनी एक पूरा देश चलाने लगे तो क्या होता है।